नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट स्टैंड्स फॉर नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी नेट साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाती है। नेट और जेआरएफ में इतना ही डिफरेंस है कि जो टॉप 1% बच्चे होते हैं और वो जेआरएफ क्लियर करते हैं, उसके बाद जो 5% बच्चे होते हैं वो नेट क्लियर करते हैं, यानी कि जिनका जेआरएफ क्लियर है वो उनका नेट ऑलरेडी क्लियर माना जाएगा। तो जो टॉप 6% बच्चे हैं हर कैटेगरी वाइज, वो नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं हर साल। और साल में 2 साइकिल में ये एग्ज़ाम होता है। पिछली बार दिसंबर 2020 और जून 2021 दोनों साइकिल को मर्ज करके नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, और इस साल जनवरी फरवरी में इनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, रिज़ल्ट इनका डिक्लेयर हुआ। अब आगे जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो एमए कर रहे होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो एमएससी कर रहे होते हैं या एमटेक कर रहे होते हैं या बीटेक कर रहे होते हैं, तो बीटेक और एमटेक जो साइंस की स्ट्रीम है उनके लिए सीएसआईआर एग्ज़ाम कराती है। सीएसआईआर नेट बोलते हैं उसको, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर काम करता है ये डिपार्टमेंट। ये जो है एग्ज़ाम कराता है उसको सीएसआईआर नेट बोलते हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो एग्ज़ाम कराता है वो यूजीसी कराता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब बात करते हैं कि कौन जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो अपीयर कर रहे हैं बच्चे, उनके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं वो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते उनका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद, यूजीसी नेट क्लियर होने के बाद उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है वो उसका रिज़ल्ट 2 साल में उनको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। यदि उन्होंने नहीं किया तो उनका नेट नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम करवाता कौन है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है, जैसे नीट यूजी है, जेईई है, और इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो करवाती है नेट, जो भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंसी है एनटीए। साइकिल ऑफ एग्ज़ाम मतलब साल में ये 2 बार होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2020 और जून 2021 दोनों साइकिल को मर्ज करके लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में इनका एग्ज़ाम हुआ था, और इनका फरवरी में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। अभी लास्ट ईयर दिसंबर के, यानी कि 2021 दिसंबर साइकिल, और ये जो जून साइकिल अभी आएगा 2022 का, इन दोनों का कंबाइंड एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली अभी आप साइट देखते रहिए, बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें जो पेपर 1 होता है और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है, जिसमें बहुत सारे जनरल टॉपिक मतलब कवर होते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं, जनरल पेपर में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, जैसे कि आप देख सकते हो जनरल पेपर में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड है, और उसके बाद में रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें अब्रीविएशंस आते हैं बहुत सारे, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो, आईसीटी एंड गवर्नेंस, इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। दूसरा है टॉपिक है, नोवा टॉपिक है इसका, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपके जनरल में जो इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, सोइल है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है, और इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, वेरियस प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, जैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशंस हैं। तो इन सब के बारे में जनरल आइडिया आपको होना चाहिए।
हायर एजुकेशन अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें जैसे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री स्कीम है, क्रेडिट पॉइंट स्कीम है, रिसर्च स्कीम है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, BA प्लस BEd या BSc प्लस BEd, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसी साल फरवरी में जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, जो लास्ट 2 साइकिल का हुआ, उसमें पॉलिटिकल साइंस में मैंने जो है नेट क्लियर किया है। और मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, मैंने स्पेशली, वैसे मैं सच बताऊं आपको तो मैंने नेट के लिए स्पेशली कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मेरा जो प्रिपरेशन था वो कोई और प्रिपरेशन था, और उसकी वजह से जो मैंने सब्जेक्ट में कमांड किया और जो मैंने पढ़ा, उसी की हेल्प से मुझे मैंने नेट क्लियर किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको बुक्स कौन से पढ़नी है। जैसे मैं आपको सिर्फ अभी पॉलिटिकल साइंस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप पेपर 1 तो आप समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बताया जनरल पेपर होता है, तो उसके लिए आप कहीं से भी आप जो है सोर्सेज, जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसके हिसाब से आप सोर्सेज उठाइए और आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 2 के बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, उसमें आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। जैसे पेपर 2 मेरा जो सब्जेक्ट था वो PSIR था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो उसमें जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस का ये सिलेबस है, UGC साइट से मैंने डाउनलोड किया है, आप भी वहाँ जाके किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पहला यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे इसमें है इक्वलिटी है, लिबर्टी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, राइट्स क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी क्या है, पावर क्या है, सिटीजनशिप क्या है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, जैसे लिबरलिज्म क्या है, कन्वर्वेटिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इकोलॉजिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। नेक्स्ट यूनिट है उसमें पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियस के क्या थॉट्स हैं, प्लूटो के क्या थॉट्स हैं, अरिस्टो के क्या थॉट्स हैं, मैकियावेली, होब्स, जॉन लॉक, रूसो के, हेगल, मेरी वॉलस्क्रॉप्टको, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्राम्स्की है, हन्ना आरेंट है, माओ जेडोंग है, जॉन रोल्स है। तो जैसे माओ जेडोंग का क्वेश्चन पूछा था कि जैसे माओ जेडोंग ने बोला था कि सत्ता की चाबी बंदूक की नोक से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि ये किसकी आइडियोलॉजी है, ये किसने कहा है, तो वो माओ जेडोंग ने कहा था। तो ऐसे ही जो ये जो लोग हैं, जितने भी जो दार्शनिक रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, इनके बारे में इनके थॉट्स क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या चीज़ें, इनके क्या क्या थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा इन्हीं के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जैसे कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं और इवन एशियन भी हैं इनमें, जैसे माओ जेडोंग है, चाइनीज़ थे। तो ऐसे ही जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है, मतलब इंडियन जो लोग थे उनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या क्या थे। जैसे उसमें जो जिनको कवर किया गया है, जैसे धर्मशास्त्र के बारे में पूछा गया है, कौटिल्य के बारे में पूछा गया है, बरानी के बारे में, कबीर के बारे में, पंडित रमाबाई के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, MK गांधी, महात्मा गांधी जिनको बोलते हैं, श्री अरविंदो, पेरियार, EV रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एमएन रॉय, BD सावरकर। जैसे सावरकर के बारे में पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो सावरकर ने बनाया था, उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। उसमें अभिनव भारत सोसाइटी जो सावरकर ने बनाई थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। फिर नेक्स्ट यूनिट है कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें वैसे देखें तो इसमें जो 10 यूनिट हैं टोटल, 10 यूनिट में हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आप कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, यूनिट देख रहे हैं, ये एज गुड एज जो आप MA करेंगे, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप MA करो, उसमें आपको ये जो टॉपिक है आपके कवर हो जाएंगे। और जैसे पॉलिटिकल रेजिम्स हैं, क्या क्या इलेक्टोरल लिबरल मेजोरिटिज्म क्या होता है, पार्टिसिपेटरी एंड नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स क्या होते हैं। जैसे आप अभी बात सुन रहे होंगे ओलिगार्की, फासिस्ट, ये आपने वर्ड सुन रहे होंगे। जैसे अभी चाइना के जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर, और रशिया जो अभी यूक्रेन पे जो भी अभी चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में,
इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि ये सब वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। फासिज़म जो आपने सुना होगा, हिटलर के बारे में सुना होगा आपने। तो ये सब जो हैं आपके कवर हो जाएंगे, एमए की जो आप कर रहे होंगे उसमें आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में जनरली वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो भारत से उनका रिलेशंस बहुत महत्व रखता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO है, G20 है, ब्रिक्स है, नॉर्थ साउथ डायलॉग है। जैसे बीमस्टेक पूछा गया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें। और जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं, जैसे काला पानी डिस्प्यूट्स जो नेपाल के साथ भारत का था, क्वेश्चन पूछा गया था। पाकिस्तान के साथ कौन से डिस्प्यूट हैं, जैसे सर क्रीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही जैसे भारत कौन कौन से देशों में क्या क्या योजनाएं चला रहा है। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एनर्जी प्रोग्राम्स है नेपाल में चला रहा है। अफ़गानिस्तान में बहुत सारे प्रोग्राम इंडिया ने चलाए हैं, जैसे सलमा डैम बनाया है, वहाँ का पार्लियामेंट बनाया है। तो ऐसे आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज़, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कुछ रिफ्यूजीज़ हैं जो भारत में आए हुए हैं, जैसे रोहिंग्याज। तो पूछ सकता है रोहिंग्या का बेस कहाँ है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ किस देश से संबंधित हैं। तो उसमें ऑप्शन दे देगा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये म्यांमार का रिफ्यूजी है जो वहाँ से बुद्धिस्ट के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद डिस्प्लेस हुए। तो ऐसे ही आपको इसमें जो है ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस वो टॉपिक है जो आपको किसी बुक में आप नहीं पढ़ सकते। बेसिक आप स्टैटिक पार्ट आप कवर कर लेंगे, लेकिन जो डायनेमिक पार्ट है जो करंट में हो रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह है उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जैसे 2+2 डायलॉग की बात करें, जैसे अभी US इंडिया के बीच 2+2 डायलॉग हुआ, तो 2+2 डायलॉग में कौन कौन सी चीज़ें कवर हुई हैं। जैसे और इंडिया के 2+2 डायलॉग किस किस देश के साथ होते हैं, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है एंड इंडिया है। तो ये US है, इनके साथ इंडिया के जो है 2+2 डायलॉग होते हैं। 2+2 डायलॉग में पूछ सकता है कि कौन कौन शामिल होते हैं। तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन जो मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिसको बोल सकते हैं, वो शामिल होते हैं 2+2 में। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब नेक्स्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में स्पेशली कौन सी पॉलिसी है इंडिया की। जनरली इंडिया जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी है, गुजराल डॉक्ट्रिन है, सार्क है, बीमस्टेक है, लुक वेस्ट है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ डॉक्ट्रिन के नाम दे दिए गए थे, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट, इनके नाम दे दिए थे। फिर पूछा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था और कब किस ईयर में इनको इंडिया ने इसको वो किया था। और जैसे मेरी टाइम सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल है, वाटर रिसोर्सेज हैं, IMF क्या है, ठीक है, IPCC क्या है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स है, प्रीएम्बल में क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स किसको कवर करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है इंडिविजुअल की, उसको प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, जैसे डेमोक्रेसी है, सोशल चेंज है, नेशनल यूनिटी है, चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया गया था, क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया है, नहीं। जो केशवानंद भारती केस था 1973 वाला, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया था, नॉट क्लियर डिफ़ाइन किया गया था, लेकिन कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को फिर डिफ़ाइन करेंगे, जब फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट है, PM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट क्या होती है, रोल क्या है उसका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल रिफॉर्म, NJC क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पूछ सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस लिए किया गया था, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या क्या रोल है, आर्टिकल 324 जो है
वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। सीएजी का क्या रोल है, एक सीएजी के साथ साथ सीजीए भी होता है, आपको पता होना चाहिए सीजीए कौन होता है, क्या है ये, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं है। इंस्टीट्यूशंस का आपको पता होना चाहिए कि बॉडी कैसा है, ये स्टैट्यूटरी है जैसे लॉ से बनाया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविज़न किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये है नेशनल कैग है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसमें है स्टेट क्या होता है, इंडियन स्टेट क्या है, प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे। जैसे पोस्ट 1990s इंडिया में ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी के द्वारा। उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, फॉरेन कंपनीज़ भारत में आई, रोज़गार बढ़ा। हम जो ये BMW और जो MG की गाड़ियाँ भारत में देख रहे हैं अभी, ये सब ग्लोबलाइजेशन की देन है। पोस्ट 1990s जो है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो थोड़ा स्पीड पकड़ा। आपको पता होगा कि अभी जैसे श्रीलंका में जो हालात चल रहे हैं, उनका फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल कम हो गया है, वो फ्यूल भी नहीं इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो IMF ने जो शर्तें रखी थी भारत को, उस शर्तों को मानते हुए भारत ने जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। और अभी देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना जो बेस बना कर काम कर रही हैं और बहुत सारे रोज़गार के साधन भी हमें अवेलेबल हैं। तो जैसे अभी नया टॉपिक इसमें ये है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे NGOs होते हैं, उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन में इंडियन पॉलिटिक्स नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें जैसे पॉलिटिक्स में क्या क्या रीजनल पार्टीज़ का क्या रोल है, डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स, जैसे आप सुन पाते हैं कि कुछ स्टेट्स जो है अपनी डिमांड कर रहे होते हैं कि नया स्टेट बनाया जाए इस रीजन को निकाल कर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इंडिया में स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाया जाता है। तो उसमें आपको धर कमीशन का नाम तो आपने सुना होगा, JVP कमेटी का आपने सुना होगा, फजल अली आयोग का नाम सुना होगा आपने, जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तीनों आयोग बनाए गए थे। और उसमें फजल अली आयोग ने बोला था कि हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे भी बना सकते हैं, लेकिन ओनली लिंग्विस्टिक बेसिस ही एक आधार नहीं होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स बनाए गए तो उसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो उसमें फजल अली आयोग जो था वो उसने की थी। जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, जैसे जेंडर पॉलिटिक्स में बात करें कि वुमेन का नंबर्स कितने हैं, लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं, क्या वुमेन को 33% रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में भी है या सिर्फ ग्राम पंचायत लेवल पे ही है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ ग्राम पंचायत लेवल पे ही वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया गया सीट्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आपको पता होना चाहिए, RPI एक्ट। डिफेक्शन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अर्लियर क्या होता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग नहीं माना जाता था, लेकिन फिर रिफॉर्म्स आए, अप्रोच किया, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग टॉपिक होना चाहिए। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से भी एक टॉपिक है, लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस के साथ हमेशा इसको रखा गया है पब्लिक एडमिन को। आप देखेंगे बहुत सारी जगह तो आप पाएंगे कि जिस सब्जेक्ट में आप पब्लिक एडमिन में आपने यदि MA किया है, तो यदि आपने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है तो आप पब्लिक एडमिन वाले में भर सकते हैं फॉर्म, और पब्लिक एडमिन वाला पॉलिटिकल साइंस वाले में भर सकता है। तो आप ये देखेंगे दोनों क्लोजली एसोसिएटेड हैं, दोनों ये जो सब्जेक्ट हैं पब्लिक एडमिन और पॉलिटिकल साइंस। तो पब्लिक एडमिन के कुछ इसमें एक यूनिट दिया गया है, तो 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो आपको इसमें जैसे इसकी थ्योरीज हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है,
तो आप इसको थोड़ा सा इसमें गो थ्रू होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या थ्योरी क्या कहती है। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो जैसे गुड गवर्नेंस क्या है, जैसे माई गो ऐप आप सुनते होंगे, तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। एंड ई गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है, स्टेट का क्या रोल है, सिविल सोसाइटी क्या रोल है, नीति आयोग है, जैसे मनरेगा, RT एक्ट क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, 74th अमेंडमेंट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है। सिटीजन चार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम क्या है, ओम्बड्समैन क्या है, लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त का नाम आपने सुना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2013 में लोकपाल बिल को वो किया था। आपने सुना होगा, अन्ना हजारे जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने लोकपाल के लिए आंदोलन किया था दिल्ली में 2012 में, और दिसंबर 2013 में इसको क्लियर किया गया था। 2014 से ये लागू हो गया। लोकपाल जो पहले लोकपाल हैं इंडिया के, वो हैं जस्टिस PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और लोकायुक्त जो होते हैं स्टेट पे रहते हैं, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लोकपाल के अंडर क्या क्या आता है और लोकायुक्त के अंडर क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ों की जांच लोकपाल कर सकते हैं, लोकायुक्त कर सकते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त जस्ट एक जस्टिस रहते हैं, रिटायर्ड जस्टिस जो रहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनको बना सकते हैं। लेकिन इनके पास कोई अपनी एजेंसी नहीं होती कि वो अपनी जांच जो है अपनी एजेंसी से करा सकें। तो इनको क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो एक तरह से देखें तो ये जो है उस तरीके से इनको जो है इस बिल को जो है नहीं बनाया गया जिस तरीके से इनकी ज़रूरत थी। तो ये रहा सिलेबस जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। अब बात करते हैं कि बुक्स की, कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स। जैसे जनरल पेपर 1 की बात करूँ तो आप कोई भी बुक मार्केट में जो अवेलेबल है उसको आप उठा के देख लीजिए। जैसे जो टॉपिक मैंने बताए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और ICT है। तो ये सब जो बेसिक टॉपिक हैं, इनके बारे में आप कोई भी बुक किसी भी पब्लिकेशन की, जैसे अरिहंत की है, आप उसके लिए आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल की बुक्स की। तो आप यदि MA कर रहे हैं तो आपकी जो MA की बुक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको आप जो है ऐसे फेंकना नहीं। उनमें जो टॉपिक यहाँ इस सिलेबस में जो टॉपिक मिलते हैं आप उनको कवर करें। और इग्नू की जो बुक्स हैं MA की, और दोनों ईयर की जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें जो भी टॉपिक मिलते हैं आप वहाँ से कवर कीजिए, वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक बताता हूँ जो आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उनको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने जैसे इसी से पढ़ी थी, जैसे ये एक जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिनकी बुक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, जो सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की बुक है। इनका लेटेस्ट एडिशन भी आ गया होगा, अभी ये 2nd एडिशन है। नेक्स्ट जो इंडियन पॉलिटी, जैसे आप टॉपिक कवर किए थे उसमें थे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, PM है, CM है, और ये सब चीज़ों के बारे में जो है ये मास्टर बुक है इंडियन पॉलिटी, M लक्ष्मीकांत की। और आपको पता होना चाहिए, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से MA कर रहे हैं तो M लक्ष्मीकांत की बुक आपको पता होना चाहिए। अभी इसका 6th एडिशन आ गया, ये 5th एडिशन है। नेक्स्ट है ये है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, विद्युत चक्रवर्ती जी की है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट हैं, जैसे जितने भी इसमें जो थे, MK गांधी, अरबिंदो, पेरियार, राम मनोहर लोहिया, इन सब के जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनके बारे में इनमें दिया गया है। नेक्स्ट है ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, OP गोबा की बुक है। और इसमें पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक जो इसमें कवर होंगे, जैसे सिटीजनशिप क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, सोवरेनिटी क्या है, और स्टेट क्या है, ठीक है। जैसे आपको ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट में जो थे, लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म, फासिज्म, अनार्किज्म, और गांधीज्म, फेमिनिज्म, ये सब जो टॉपिक हैं और वो इसमें कवर होते हैं। और जैसे एलिट थ्योरी है, और जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, जस्टिस है, एंड
फिर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है। दीज आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन दिस बुक एंड आप इसके बारे में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे और इन सब के स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी ये बुक्स की। आप बुक्स को फॉलो करेंगे, अपने छोटे नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के आप उनको कवर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, इस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड आप जो है देखेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड रहता है। इसकी सबसे जो खासियत है इस एग्ज़ाम की, ये ऑनलाइन होता है। जो आपका पेपर है, पहला पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा पेपर मिल जाएगा उसी समय। तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं 3 घंटे में, और ऑनलाइन मोड में होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसका जो है आप ध्यान रखें, और जो मैंने आपको बताया है ये सब चीज़ों को आप कवर करेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली जो है यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। एंड जो यूजीसी नेट है और जेआरएफ, आप दोनों के लिए आपको जेआरएफ के बारे में पता होना चाहिए। जेआरएफ जो है यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप, यदि आप उसके बाद पीएचडी के लिए परस्यू करते हैं तो डॉक्टरेट के लिए, तो आप जब आप उसमें एडमिशन लेंगे तो आपको जो है जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है, आई थिंक 35,000 पर मंथ इस टाइप से आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा। तो उससे आप अपना जो है यूनिवर्सिटी, बहुत कम फ़ीस भी यूनिवर्सिटी की पीएचडी की बहुत कम होती है, तो आप 35,000 जो पर मंथ आपको मिलेगा उसमें आपका बहुत अच्छा खर्चा निकल जाएगा और आप अपनी जो स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो अब मैं यही बोलूँगा कि आप जो है, जो मैंने आपको बताया है, और आप और भी सोर्सेज ले सकते हैं, आप कोचिंग भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अनअकैडमी है, ग्रेडअप है। यदि आपके पास है, अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो, नहीं कर सकते तो आप, मैंने जो बताया जैसे बुक्स हैं वगैरह, न्यूज़पेपर, एक आप नेशनल न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें, और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक हैं आपको न्यूज़पेपर में आप कवर कर सकते हैं। जैसे भी ये सब चीज़ें आप कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, तो आप जेआरएफ भी क्लियर कर जाएंगे। ये है मैं 2 क्वेश्चंस और कर देता तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाता। तो आप भी जो है जेआरएफ आप करिए, ट्राई कीजिए कि जेआरएफ आपका क्लियर हो। यदि आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी मिलेगा, तो आपको स्टडीज़ परस्यू करने में आपको ईजी रहेगा। तो मैं यही बोलूँगा लास्ट में, होप फॉर द बेस्ट एंड ट्राई योर हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।